होमवर्क हम लोग क्या करेंगे अगली कक्षा में डिस्कस कर लेंगे, ताकि जिन बच्चों ने आज होमवर्क नहीं बनाए वो बच्चे अगली कक्षा में बनाकर आएंगे। ठीक है, चलिए आज की होमवर्क जो है हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, गणित विषय में अभी तक हम लोग ज्यामिति पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अभी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी से हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और पिछला 2 क्लास से हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, और पिछला 2 क्लासों में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा था उसको मैं क्या करूंगा, रिवीजन के रूप में अभी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी को पता है कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो सारे बच्चे एक बार बताएंगे कि क्षेत्रफल की इकाइयां कौन कौन सी होती है। सारे बच्चे बताएंगे एक बार क्षेत्रफल की इकाइयां कौन कौन सी होती है। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, कौन कौन सी होती है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था क्षेत्रफल की जो इकाइयां होती है सामान्यतः सभी के सभी किसमें होती हैं, वर्ग इकाई में होती हैं, वर्ग इकाई में होती हैं। यानी मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और हेक्टेयर। और क्या होती है, हेक्टेयर, है ना। तो ये 5 जो होती है आपकी क्षेत्रफल की इकाइयां होती है। और इसी प्रकार मैंने बताया था, इसी प्रकार मैंने बताया था कि अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी होती है तो 10,000 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 10,000 से गुना करते हैं। उसी प्रकार हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी होती क्या करना पड़ेगा, 10,000 से भाग देनी पड़ेगी, 10,000 से भाग देनी पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल की इकाई। क्षेत्रफल की इकाई क्या था, मीटर स्क्वायर से अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी होती है तो 10,000 से गुना करते हैं। अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी होती है तो 10,000 से भाग देते हैं। आगे सारे बच्चों समझ में। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किन्हीं 2 आकृतियों का क्षेत्रफल, यदि किसी 2 आकृतियों का क्षेत्रफल 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 2 मीटर स्क्वायर है तो दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, आसानी से इसको सरलता पूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, हिंट देता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है एक आकृति का दिया आपको 40,000 सेंटीमीटर वर्ग, है ना, और दूसरा आकृति का क्षेत्रफल दिया है 2 मीटर वर्ग, और बताना है कि दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने बताया है कि अगर इकाइयों को जोड़ा या घटाए या गुना या भाग किया जाता है तो सबसे पहले इकाई जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। देखिए ये सेंटीमीटर है तो क्या कीजिए आप इसको मीटर में बदल दीजिए, मीटर स्क्वायर में, क्या, ताकि ये भी मीटर स्क्वायर हो जाए। या तो फिर ये अगर मीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए ताकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब मात्र आपके पास 30 सेकेंड का वक्त है, अब आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं एक आपको और हिंट देता हूं ताकि सारे बच्चे समझ जाएंगे। देखिए हमें पता है अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी होती है तो क्या करते हैं, 10,000 से भाग देते हैं। हमें पता है अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानना होता है तो क्या करते हैं, 10,000 से भाग देते हैं, 10,000 से भाग देते हैं। जल्दी बताएंगे सब बच्चे। चलिए अब आपके पास मात्र 10 सेकेंड का वक्त है, अब आपके पास मात्र 10 सेकेंड वक्त है। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे पाएंगे। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, चलिए
हम लोग क्या करते हैं, ये अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलते हैं। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 10,000 से भाग देनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 40,000 बट्टा 10,000। तो इसमें किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हो गया आपके पास 2 मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 6 मीटर स्क्वायर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में चलिए, तो हम लोग ने पिछली कक्षाओं में यहां तक पढ़ा था, हम लोग पिछली कक्षाओं में यहां तक पढ़ा था। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप, द्विविमीय आकृति। क्या पढ़ने वाले हैं, द्विविमीय आकृति। देखिए द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब होता है दो, विमीय मतलब क्या होता है, बीमा। बीमा मतलब क्या होता है, बीमा मतलब भुजा मतलब बाह मान लीजिए, यानी ऐसी आकृति जिसकी दो बाहों, जैसे कि चलिए क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। एक समतल या कागज पे, क्या बोल रहा है, एक समतल या कागज पे खींची जा सकने वाली आकृति जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उससे द्विविमीय आकृति 2D शेप कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कागज है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये कागज है, पर इस कागज पे कोई भी आकृति अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई भी आकृति हम लोग खींचते हैं जिनके पास केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो वो आकृति क्या कहलाएगी, वो आकृति आपकी 2D शेप द्विविमीय आकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 2D शेप द्विविमीय आकृति कहलाएगी। यानी इसका मतलब क्या हो, देखिए क्या हो गया, देखिए मैं इस पे क्या करता हूँ, ये खींच देता हूँ, ये क्या कहलाएगा, ये हमारी कहलाएगी 2D शेप, है ना, ये हमारी क्या कहलाएगी 2D शेप। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए एक कागज पे अगर हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं जिनकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी 2D शेप कहलाती है, द्विविमीय आकृति कहलाती है। जैसे कि देखिए इस आकृति के पास देखिए या तो लंबाई है और चौड़ाई है, क्या इसको ऊंचाई ऊंचाई है, नहीं है, यानी ये किस प्रकार की आकृति है, ये हमारी द्विविमीय आकृति है, द्विविमीय आकृति है ना। चलिए इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये भी जब देख लीजिए, अगर हम अगर एक कागज पे इसे ड्रॉ करते हैं, अगर मैं हम इस कागज पे ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए ये आपकी एक लंबाई होगी, तो ये क्या होगी आपकी चौड़ाई होगी। सरल भाषा में आपको क्या याद रखना है, सरल भाषा में आपको क्या याद रखना है कि अगर एक कॉपी पे, एक पेज पे कुछ भी अगर हम ड्रॉ करते हैं जिनके पास एक लंबाई हो और चौड़ाई हो, सरल भाषा में क्या याद रखना है, कॉपी पे किसी भी कागज के टुकड़े पे, किसी भी कागज पे अगर हम लोग कुछ भी खींचते हैं तो उस पर अगर लंबाई और चौड़ाई होती है तो वो 2D फिगर होती है, वो 2D फिगर होती है, द्विविमीय आकृति होती है। इस प्रकार बताएंगे सारे बच्चे, ये जो सेकेंड आकृति और ये थर्ड आकृति क्या 2D शेप है, अगर 2D शेप है तो Y टाइप करेंगे, नहीं है तो N टाइप करेंगे सर बच्चे। क्या ये 2D शेप है, अगर है तो Y टाइप करेंगे, नहीं है तो N टाइप करेंगे। देखिए सरल भाषा में समझाते हैं आपको, देखिए आपको क्या देखना है, एक कागज देखना है, उस कागज पे देखना है क्या इससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हाँ, सर्कल की लंबाई और चौड़ाई, देखिए वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए सर्कल जो आप बनाइएगा, जो सर्कल जो बनाएंगे उसको किस बनाएंगे, हम लोग एक कागज बनाएंगे तो कागज की हमें एक लंबाई मिलेगी और एक चौड़ाई मिलेगी, यानी उसके पास दो ही भुजा, उसके पास दो ही बीमा हो। दो ही बीमा कहने के मतलब क्या है, माइक ऑन नहीं करेगा कोई बच्चा, सारे बच्चे पर माइक मोड रखेंगे, सारे बच्चों को मैंने बता रखा है कि अगर आपको कुछ भी डाउट होती है तो क्लास के बाद पूछिए, माइक ऑन करके पूछना है तो, या क्लास के बीच पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए सर बच्चे बताएंगे कि सेकेंड आकृति और थर्ड आकृति क्या 2D शेप है, क्या द्विविमीय आकृति है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, हाँ बहुत बढ़िया, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अगर आपको ये पता चल गया क्यों ये है, क्योंकि ये जो है एक कागज पे इसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जिसके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, मतलब जिस पर 2 डायमेंशनल हो। जैसे कि मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, तो ये क्या होगा, वाई अक्ष है। मतलब जिसको हम लोग 2 डायमेंशन पे, 2 विमाओं पे दर्शा सकते हैं, उससे हम लोग कहेंगे 2D शेप, उससे हम लोग कहेंगे 2D शेप। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, उससे हम लोग कहेंगे 2D शेप। यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो कुछ महत्वपूर्ण 2D शेप देखते हैं, जैसे कि त्रिभुज। देखिए त्रिभुज क्या होता है, देखिए इसको भी हम लोग 2 विमाओं पे दर्शा सकते हैं। एक कागज के टुकड़े में 2 विमा पर दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग एक अक्ष मानते हैं, या आप इसको मान लीजिए अगर लंबाई मानते हैं, तो ये अगर ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला ऐसे मान लीजिए चौड़ाई मान लीजिए, या उसको मान लीजिए वाई अक्ष। यानी से देखिए 2 विमा, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, यानी जिसे हम 2 विमाओं पे दर्शा सकते हैं, उससे कहेंगे द्विविमीय आकृति 2D शेप। उसे कहेंगे 2D शेप, उसे कहेंगे 2D शेप। हाँ अभी अक्ष आपको नहीं समझ में आएगा, अभी अक्ष आपको नहीं समझ में आएगा, तो अभी के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ मान लेना है लंबाई चौड़ाई। आगे की कक्षाओं में हम लोग समझ लेंगे कि अक्ष क्या होगा, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या समझ लेना, अभी के लिए आपको समझ लेना है लंबाई चौड़ाई। यानी ऐसी आकृति जिसको अगर हम कागज पे खींचते हैं, तो अगर उसके पास लंबाई हो चौड़ाई हो, तो उससे हम लोग द्विविमीय आकृति कहते हैं, ठीक है। उससे हम लोग द्विविमीय आकृति कहते हैं। यानी देखिए ये देखिए वृत्त को भी देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त को भी हम लोग कागज पे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी द्विविमीय आकृति है। सरल भाषा में समझ लीजिए कि अगर कागज में जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम खींच सकते हैं, जिसको लंबाई चौड़ाई हो, उससे हम लोग 2D द्विविमीय आकृति कहते हैं। तो सारे बच्चे बताएंगे कि अगर ये सेकेंड आकृति है और ये फोर्थ आकृति है, तो बताएंगे सर बच्चे सेकेंड और फोर्थ आकृति क्या द्विविमीय आकृति है? तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्या द्विविमीय आकृति है? अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखिए इसको भी हम लोग कागज पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है। उस पर इसको भी हम कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिस पर लंबाई है और चौड़ाई भी है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में सारे बच्चों को? चलिए अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है सारे बच्चों के मन में कि क्या त्रिविमीय आकृति क्या होती है? त्रिविमीय आकृति क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं 3D, 3 डायमेंशन। अब ये क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। 3 डायमेंशन ये क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, ये क्या होती है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए 3 डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, जिसके पास 3 भुजा हो। जिसके पास 3 भुजा कहने का मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो कहने का मतलब। देखिए हाँ देखिए ये सभी बच्चों को दिख रहा होगा, सारे बच्चों को ये दिख रहा होगा। देखिए ये जो है मार्कर का, जो मार्कर का इंक है, देखिए जिनके पास 3 भुजा हो, 3 भुजा। चलिए उससे पहले इसको देख लेते। देखिए ये जो है पेन बॉक्स है, ये क्या है, पेन बॉक्स है। तो जिसके पास 3 भुजाएं हो, मतलब 3 विमा हो, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इधर से देखिएगा, तो ये आपको एक आयत दिखेगा। क्या दिखेगा? ये आपको एक आयत दिखेगा, जिसकी ये लंबाई है और जिसकी ये चौड़ाई है ना। तो अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो ये तो क्या है, हमारी 2D शेप है। लेकिन जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे, तो देखिए इसकी क्या हुई, ऊंचाई भी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग 3D शेप कहते हैं। आयत का इंग्लिश होता है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल तो मतलब 3D शेप क्या हुआ, 3D त्रिविमीय आकृति क्या होगी, जिसमें 3 विमा हो। कहने का मतलब लंबाई हो चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। तो देखिए इसका ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी त्रिविमीय आकृति। उसी प्रकार देखिए ये क्या हुआ, ये कप है। देखिए अगर आप इसको ऐसे देखिएगा तो देखिए क्या दिखेगा, ये हमको सर्कल दिखेगा, ये आपको सर्कल दिखा। हाँ मेरा फेस दिख रहा होगा ना, मेरा फेस दिख रहा होगा आपको। देखिए अगर ये ऐसे देखिएगा तो ये क्या है, ये हमारी एक सर्कल है ना। ये ऐसे देखेंगे तो ये हमारी 2D आकृति है। लेकिन अगर हम लोग को ऐसे कर देंगे तो ऐसे हमें ये दिख रहा है कि
ये इसकी लंबाई चौड़ाई नीचे है और ऊंचाई इसके ऊपर है, मतलब जिसके पास ऊंचाई आ जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिविमीय आकृति में चली जाती है, 3D शेप में चली जाती है। उसी प्रकार देखिए बहुत ही सरल एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए और उदाहरण लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपका है मार्कर, मार्कर है जिससे हम लोग व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा एकदम सीधा, तो ये क्या दिखेगा, ये आपको एक सर्कल दिखेगा, एक वृत्त दिखेगा। तो ये वृत्त जो होगा, ये वृत्त तो आपका 2D शेप है, द्विविमीय आकृति है। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, जैसे ही आप इसको ऐसे कीजिएगा, इसका मतलब क्या है, इसके पास लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई और ऊंचाई भी हो गई। यानी जिसके पास ऊंचाई आ गई, लंबाई और चौड़ाई भी है, वो क्या कहलाएगी, वो हमारी 3D शेप कहलाएगी, वो हमारी 3D शेप कहलाएगी। हाँ, मैच बॉक्स हो गया, जो माचिस का डिब्बा होता है वो भी हो गया। देखिए उसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। वो कैसी आकृति है, वो हमारी 3D आकृति है। चलिए उसी प्रकार देखिए ये हमारा बोतल, देखिए क्या है बोतल। देखिए अगर आप इसको ऐसे देखिएगा तो ये क्या दिखेगा, देखिए ये हमारा वृत्त, ये हमारा वृत्त है ना। अब इसको हम ऐसे कर देंगे तो क्या दिखेगा, देखिए इसका ऊंचाई है क्या, यानी ये कैसा आकृति है बताएंगे, ये 2D है या 3D है, सारे बताएंगे चार बॉक्स में, ये 2D है या 3D है, ये 2D शेप है या 3D शेप है। अगर 2D शेप है तो 2D टाइप कीजिए, अगर 3D शेप है तो 3D टाइप करेंगे। कैसा शेप है, 3D शेप है। क्यों, क्योंकि इनके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। आगे सर बच्चों को समझ में, आगे सर बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं। और किसी बच्चे का कोई मन में प्रश्न है कि 2D 3D में कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है, चलिए बताइए, आप लोग बताइए, चार बॉक्स बताइए सर बच्चे कि 3D आकृति और कौन कौन सी हो सकती है, 3D आकृति और कौन कौन सी हो सकती है। हाँ, इरेजर, इरेजर भी हो सकता है, उसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। शार्पनर भी हो सकता है। बॉल, देखिए आपके सामने बॉल दिख रहा होगा, तो देखिए ये जो बॉल है ये आपकी 3D आकृति की है, 3 डायमेंशनल शेप है। और देखिए अब इसका अगर हम 2D बनाना चाहते क्या होगा, 2D, इसका 2D होगा ये वृत्त, ये देखिए वृत्त जो होगा ये होगा 2D। और इसका अगर बॉल बन जाए, जैसे बहुत सारा वृत्त मिलकर क्या बनेगा, एक बॉल बनेगा, तो बॉल हो जाएगा आपका 3D। ये समझ में, लॉन्च बॉक्स हो गया, टीवी हो गया, बॉक्स हो गया। हाँ, सारा सारा क्या है, सारा सारा हमारा 3D शेप है, सारा सारा क्या है, 3D शेप है ना। चलिए उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा गमला है, डस्टबिन मान सकते हैं। देखिए इसका जो नीचे वाला पर्सन है, ये देखिए ये क्या है, ये वृत्त है। यानी देखिए क्या है, वृत्त, वृत्त तो क्या होता है, वृत्त हमारा होता है 2D। लेकिन अगर इसका इसके साथ अगर हमारा इस बार देखिए इसके साथ ऊंचाई आ गया, यानी जहां पे ऊंचाई आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3D शेप। क्या हो जाएगा, 3D शेप। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3D शेप। हाँ, मोबाइल फोन भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, 3D को पेपर पे बना सकते हैं, लेकिन पेपर पे बनाने के साथ साथ उस पर क्या हो, देखिए लंबाई चौड़ाई और उसके बाद ऊंचाई आ जाएगी। 3D शेप को हम लोग पेपर पर बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, लेकिन उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। जिसके पास सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है उसी को हम लोग बोलते हैं 2D शेप, लेकिन जिसके पास तीनों होती है उसे कहते हैं हम लोग 3D शेप। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि मैंने एक और उदाहरण दिया था आपको, ये मार्कर का, किसका उदाहरण दिया था आपको, ये मार्कर का उदाहरण दिया था। तो देखिए इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी ये भी कितना कैसा शेप है, ये भी हमारी 3D शेप है। अगर सारे बच्चों को 2D और 3D समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करा देते। देखिए 2D के पास होता है लंबाई चौड़ाई, और 3D के पास क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है ना। तो चलिए अगर आप यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है। मैं क्या करता हूं, इसके लिए आपको मात्र 20 सेकेंड का वक्त देता हूं। ठीक है, द्विविमीय आकृति नहीं हो तो हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है 3D शेप, है ना। द्वि मतलब कौन सा, 2D शेप नहीं है। Which of the following shape is not a 2-dimensional shape? कौन सा शेप जो है 2 डायमेंशनल नहीं है, मतलब 2D शेप नहीं है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 10 सेकेंड। अब मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5
4 3 2 1। जल्दी से बताएंगे सर बच्चे कौन सा होगा। बहुत अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। देखिए चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। हमें बोला द्विविमीय आकृति नहीं है, मतलब 2D शेप नहीं है, मतलब क्या देखना है, हमें देखना है 3D शेप कौन है। तो देखिए इसके पास लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये क्या है, ये 2D शेप है। इसके पास लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसके पास इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2D शेप। इसके बाद देखिए ये भी लंबाई है और ये हो गया आपका चौड़ाई, तो ये इसके पास भी है, ये भी जो हो गया 2D शेप। इसका मतलब देखिए इसके पास क्या, देखिए लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। इसका मतलब ये किस प्रकार शेप है, ये हमारा 3D शेप है। तो हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था कौन सा 3D शेप है, यानी कौन सा तो सही है, तो ऑप्शन डी सही है। अधिकतर बच्चों का उत्तर जो है सही था, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही था। जिन बच्चों का उत्तर गलत था उन्होंने यहाँ पे नहीं ध्यान से नहीं देखा था। ठीक है चलिए, तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे टी टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में आता तक। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं, सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल, बाउंड्री, पेरीमीटर एंड एरिया। क्या क्या पढ़ते हैं, सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल, बाउंड्री, पेरीमीटर एंड एरिया। अब ये क्या क्या होती है, चलिए सबसे पहले देखते हैं सीमा को देखते हैं। ठीक है, तो सीमा बहुत ही सरल है। तो देखिए बाउंड्री से बहुत बच्चों को अच्छे से क्लियर होता है। देखिए बाउंड्री क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सीमा क्या होता है, देखिए कोई भी आकृति के बाहर वाला जो क्षेत्र होता है, बाहर वाला जिससे मतलब हम लोग घेरा बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसका बाउंड्री कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे सरल भाषा में समझाता हूं आपको। देखिए मान लीजिए आपका घर है, ये क्या है आपका, ये आपका घर है और आपको इस घर को चारों तरफ से इसको बाउंड्री करना है, चारों तरफ से इसका सीमा बनाना है। क्या कीजिएगा आप, चारों तरफ से इसका इससे सीमा बनाइएगा, ऐसे 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 करके सीमा बनाइएगा। तो इस घर का सीमा कौन हुआ, इस आकृति की सीमा कौन हुई, इस आकृति की सीमा जो हुई ये हुई, इस आकृति की सीमा जो है ये हुई। यानी ऐसे समझ लीजिए, देखिए ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी आकृति के बाहर चारों ओर खींची गई जो रेखा होती है उस आकृति की सीमा कहलाती है। देखिए ये आकृति थी, ये हमारा घर था, इस घर को हम लोग क्या किए, इसकी बाउंड्री बनाए। कैसे बनाए, इस रेखा की मदद से, ये रेखा, ये रेखा और इस रेखा की मदद से क्या किए हम लोग, इसको चारों तरफ से घेर दिए। यानी जो चारों तरफ से जिस रेखा की मदद से घेरते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी कहलाती है सीमा, बाउंड्री। वही हमारी क्या कहलाती है, सीमा, बाउंड्री। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज, इस आकृति को कौन सी रेखा घेर रही है, तो इस आकृति को जो है ये रेखा घेर रही है, ये रेखा घेर रही है, ये रेखा घेर रही है। इसका मतलब इस आकृति की सीमा कौन सी हुई, इस आकृति की सीमा ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इस आकृति की सीमा कौन सी, ये हुई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि इस आकृति की सीमा कौन हुई और किसी भी आकृति की सीमा क्या कहलाती है, किसी भी आकृति की सीमा क्या कहलाती है, तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। देखिए कोई भी आकृति के बाहर चारों तरफ जो खींची हुई रेखा होती है उस आकृति की सीमा कहलाती है। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बहुत सारे अन्य उदाहरण है, जैसे कि ये आपके सामने एक चतुर्भुज है, इस आकृति की सीमा कौन कौन सी देख लेते हैं। चलिए देखिए कौन सी सीमा को, ये हो गई इसकी सीमा पहली, फिर दूसरी सीमा कौन सी हो गई ये, तीसरी सीमा कौन सी हो गई ये, चौथी सीमा ये हो गई ये। इस प्रकार इस आकृति की सीमा हुई ये और ये, है ना। उसी प्रकार देखिए इस आकृति की सीमा हो गई, इस आकृति की सीमा हो गई हमारी जो बाहर। नहीं अभी हम लोग सिर्फ पेरीमीटर नहीं, हम लोग पेरीमीटर समझेंगे, परिमाप इसके बाद समझेंगे। फिर हम लोग अभी ये समझ रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ ये समझ रहे हैं कि बाउंड्री क्या होती है, सीमा क्या होती है, सीमा
क्या होती है। अभी हम लोग परिमाप के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग जब सीमा पढ़ लेंगे तो आपको परिमाप अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार जो ये आकृति है जो षष्ठ पंचभुज है, तो इसमें कौन सी सीमा है, इसकी सीमा ये हो गई, ये और ये और ये इसकी क्या हुई, इसकी सीमा हुई। क्यों इसकी सीमा हुई, क्योंकि ये जो है इस आकृति को चारों तरफ से घेर रहा है। तो हमें पता है सीमा क्या होती है, किसी भी आकृति को चारों तरफ से घेरने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग उसकी सीमा कहते हैं, उसी को हम लोग उसकी सीमा कहते हैं। तो इसकी सीमा हो गई ये, है ना, इसकी सीमा हो गई ये। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सीमा किसे कहते हैं, बाउंड्री किसे कहते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बाउंड्री किसे कहते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अगर कभी भी अगर आपको सीमा पहचान में दिक्कत आती है तो सबसे पहले क्या कीजिए, कोई भी आकृति होती है उसके अंदर अपना घर बना लीजिए। इसके अंदर मैंने क्या किया, अपना घर बना लिया। अब मैं देखूंगा कि मेरे घर को चारों तरफ से कौन सुरक्षा दे रहा है, कौन सी रेखा जो है मेरे घर को चारों तरफ से सुरक्षा दे रहा है। तो कौन सा रेखा दे रहा है, ये सारी रेखा दे रही है। ये सारी रेखाएं क्या होंगी, हमारी घर की बाउंड्री होंगी, हमारी सीमा होगी, है ना। चलिए इसी प्रकार कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण देख लेते हैं सीमा से संबंधित, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये बाउंड्री है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा घर इधर रहता तो ये क्या होता है, इस प्रकार से बाउंड्री मेरे घर के चारों तरफ ऐसे बाउंड्री बनाया गया रहता है। तो ये क्या होगी, मेरी घर की हो गई हमारी सीमा, मेरे घर की क्या हो गई, सीमा। उसी प्रकार बहुत जगह आप देखे होंगे, बहुत मूवी में भी देखे होंगे आप लोग कि जहां पे भी कहीं इंसिडेंट होता है तो वहां पे अगर पुलिस पहुंचती है तो क्या करती है, जो इंसिडेंट वाला इलाका रहता है, जो इंसिडेंट वाला स्थान रहता है, उसको चारों तरफ से ऐसे टेप से घेर दिया जाता है, टेप से घेर दिया जाता है, जिसमें देखिए लिखा क्या है, पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस, मतलब इसको कोई भी क्रॉस नहीं करे। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत एक बच्चे ने बताया सर कि जो स्कूल होती है उसकी जो चार दीवारी होती है वो स्कूल की बाउंड्री कहलाती है, वो सीमा कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्कूल की सीमा लांघकर मतलब जाते हैं, भाग जाते हैं स्कूल छोड़ के। ठीक है, तो उनको याद होगा कि हाँ वो जो सीमा होती है, जो बाउंड्री होती है, वही हमारी सीमा कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। जो स्कूल की जो चारों तरफ की वो बाउंड्री होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे, है ना। यानी किसी भी आकृति की चारों तरफ जो घेरने वाली रेखा होती है वही हमारी बाउंड्री कहलाती है, सीमा कहलाती है। अगर अब सारे बच्चों को सीमा बाउंड्री समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करना है, टी टाइप करना है। क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है सारे बच्चों को। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो टी टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सारे बच्चे समझ में। चलिए हम लोग सीमा समझ लिए, अब हम लोग समझने जा रहे हैं परिमाप। क्या समझ में आ रहे हैं, परिमाप। देखिए मैंने परिमाप जब मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, ज्यामिति पढ़ा रहा था, वहां पे भी समझाया था, यहाँ पे भी एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए परिमाप, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, देखिए टी मतलब ट्रू स्टेटमेंट। ऐसे मैंने टाइप करने के लिए, बहुत बच्चे क्या होता है कि अगर उनको पता भी नहीं रहता तो वाई वाई टाइप कर देते हैं, इसलिए मैं इसलिए टी टाइप कराया ताकि आप लोग मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए परि मतलब क्या हो गया, परिक्रमा करना। माप मतलब क्या होता है, मापना। यानी किसी आकृति के चारों तरफ अगर हम परिक्रमा करके अगर उसको मापते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और चारों तरफ मतलब क्या, मतलब कि हमारी सीमा को मापना। यानी किसी बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई क्या होती है, परिमाप कहलाती है। यानी जो भी हमारी सीमा थी अगर उसको हम मापेंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, वही हमारी परिमाप कहलाती है। यानी परिमाप जो होती है बंद आकृति की चारों ओर की दूरी होती है। परिमाप क्या होती है, एक बंद आकृति की चारों तरफ की दूरी होती है। और सबसे सरल भाषा में क्या याद रखेंगे कि परि मतलब क्या होता है, परिक्रमा करना। माप मतलब क्या होता है, मापना। यानी परिक्रमा करके अगर उसको मापते हैं तो वही हमारी परिमाप कहलाती है। ठीक है, जब क्या करते हैं, एक आकृति से समझ लेते हैं, ये आकृति है, चलिए इससे समझ लेते हैं। देखिए अगर हमें इसकी परिमाप निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक बच्चा को यहाँ पे रखेंगे और उसको बोलेंगे कि आप क्या करो, इस आकृति की चारों तरफ परिक्रमा करो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां से यहां तक आएगा,
तो कितना मापेगा, यहां से यहां तक जब आएगा तो ये मापेगा BA, ठीक है। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां तक आएगा तो कितना मापेगा, जैसे बताएंगे सर्वोच्च चार बॉक्स में कितना मापेगा, वो मापेगा AC, है ना। बहुत बढ़िया। जब ये यहां से यहां आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा CB, है ना। कितना मापेगा, CB। तो यही जो है हमारी क्या कहलाएगी, यही हमारी कहलाएगी परिमाप। यही हमारी क्या कहलाएगी, परिमाप। देखो सारे बच्चे बताएंगे कि इस आकृति की परिमाप क्या है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा नामकरण कर देता हूँ, इसका कुछ मान देता हूँ। चलिए इसको मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूँ 9 सेंटीमीटर, है ना। चलिए बताएंगे सर बच्चे क्या होगा, यानी BA के माने 3 सेंटीमीटर, AC के माने 4 सेंटीमीटर और CB के माने 9 सेंटीमीटर। जल्दी बताएंगे सर बच्चे इस आकृति की परिमाप कितनी होगी, इस आकृति की परिमाप कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर, है ना। चलिए तो जैसे कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर हमें किसी भी आकृति की परिमाप निकालनी है, अगर हमें किसी भी आकृति की परिमाप निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक बच्चा को रखेंगे और उसको बोलेंगे कि आप क्या करो, आकृति की चारों तरफ घूमो और इसको आकृति की चारों तरफ परिक्रमा लगाओ और इसकी माप निकालो, है ना। बहुत ही सरल में समझ लेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए एक बात आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि जो परिमाप होती है, जो परिमाप होती है, जो परिमाप होती है, इनकी जो मान होती है सदैव इकाई मात्रक में होती है। इकाई मात्रक कहने का मतलब क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमारी जो ये परिमाप आई है इसका क्या मापा है, इसका मापा है सेंटीमीटर और इसका पावर कितना, इसका पावर है 1। इसका पावर 1 कहने का मतलब क्या है, ये इकाई मात्रक में, किसमें है, इकाई मात्रक में है। यानी परिमाप जो होता है हमेशा इकाई मात्रक में आता है। उसी प्रकार हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां जो कि किसमें आती थी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि वर्ग इकाई में आती थी। किसमें आती थी, वर्ग इकाई में आती थी। इसका मतलब जो क्षेत्रफल होता है उसका होता है वर्ग इकाई में, लेकिन जो परिमाप होती है वो हमेशा इकाई मात्रक में होता है, हमेशा इकाई मात्रक में होता है। अगर मीटर रहेगा तो मीटर के पावर 1 रहता है, मतलब मीटर रहता है, मीटर भी इकाई मात्रक में होगा। अगर किलोमीटर होगा तो किलोमीटर भी हमारा इकाई मात्रक में होगा। लेकिन अगर वही क्षेत्रफल होती है तो क्षेत्रफल में क्या होती है, वर्ग इकाई में होती है, इसका पावर में 2 होता है। आगे समझ में। तो यहां से भी अगर आप पहचानना चाहें, कहीं भी दिया होगा कि परिमाप इतना सेंटीमीटर, वहां पे पहचान सकते हैं कि अगर उसका मात्रक इकाई है मतलब वो परिमाप दिया हुआ है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि परिमाप की जो इकाई होती है वो इकाई मात्रक में होती है। आगे सब बच्चों समझ में, आगे सब बच्चों समझ में। चलिए अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोग कुछ आकृति की परिमाप निकाल कर देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये आकृति है, चलिए आकृति 1 है ना, आकृति 1। चलिए इसका कैसे परिमाप निकालते चलिए देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, इसको बोलेंगे आप इस आकृति की चारों तरफ घूमो। क्या करेगा, ये यहां से यहाँ आएगा, कितना मापेगा, PS। फिर यहां से यहाँ आएगा, कितना मापेगा, PQ। फिर वो यहां से यहाँ आएगा, कितना मापेगा, QR। फिर वो यहां से यहाँ आएगा, कितना मापेगा, RS। इस प्रकार इसकी परिमाप कितनी होगी, इस प्रकार इसकी परिमाप हो गई PS प्लस PQ प्लस QR। आगे सर बच्चों समझ में। उसी प्रकार देखिए नीचे भी आकृति दी हुआ है, इसका परिमाप भी आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है। कैसे निकाला है, देखिए इसने कैसे निकाला है, यहाँ पे एक बच्चा रखा है। अब इसको क्या बोला है, बोला है कि चारों तरफ आप इस आकृति की चारों तरफ घूमो। तो ये क्या किया, यहां से यहाँ आया, कितना मापा, AB मापा, है ना। फिर यहां से यहाँ आया, कितना मापा, BC मापा। फिर यहां से यहाँ आया, कितना मापा, CD मापा। फिर यहां से यहाँ आया, कितना मापा, D मापा। फिर यहां से यहाँ आया, कितना मापा, EA नापा, है ना। इस प्रकार इसने टोटल कितना मापा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D प्लस EA। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि परिमाप, किसी भी आकृति की परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे
अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किसी भी आकृति की परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं त्रिभुज का परिमाप निकालना, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप निकालना। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग त्रिभुज का परिमाप। जैसे कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कुल लंबाई के बराबर होता है। तो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। देखिए इस त्रिभुज की एक दिया ए, एक दिया बी, एक दिया सी। सारे बच्चे बताएंगे इस त्रिभुज के परिमाप कितनी होगी। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, उसको बोलेंगे आप क्या करो, यहां से यहां आओ, कितना मापेगा? ए मापेगा। फिर जब वो यहां से यहां आएगा कितना मापेगा? वो मापेगा बी। फिर जब वो यहां से यहां आएगा तो कितना मापेगा? सी। इस प्रकार इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे परिमाप पूछ रहा हूं, जो उसकी सीमा है उनका जोड़ पूछ रहा हूं, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत आगे सर बच्चे समझ में? चलिए हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। 180 डिग्री जो होता है वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। हम लोग यहाँ पे तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है वो हमारी परिमाप होती है। आगे समझ में? चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के विभिन्न प्रकार, जैसे कि पहला प्रकार देखते हैं हम लोग। कौन सा प्रकार पहला? समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जल्दी बताएंगे सर बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जल्दी से बताएंगे सर बच्चे समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड जो होती हैं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या कहलाती है? वो हमारी समबाहु त्रिभुज कहलाती है। चलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपके लिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। चलिए ध्यान देंगे, देखिए मैंने क्या क्या आपके लिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, यानी हम क्या करते हैं, तीनों भुजा इसकी बराबर करते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ए, ये भी ए, ये भी है। चलिए बताएंगे सारे बच्चे इसकी परिमाप कितनी होगी? अगर तीनों भुजाएं बराबर, इसके मतलब इसका परिमाप कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या होगा? कैसे देखेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे हम लोग? क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे और उसको बोलेंगे कि आप क्या करो, इसकी चारों तरफ घुमो। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना मापेगा? ए मापेगा। उसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा? वो मापेगा, ए मापेगा। फिर उसके बाद जब यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा? ए मापेगा। यानी ए प्लस ए कितने के बराबर होगा? ये होगा 3a के बराबर। यानी इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी? 3a, है ना? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। चलिए ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज कितना है? समबाहु त्रिभुज। तो आपको बतानी है कि इसकी परिमाप कितनी होगी। ये त्रिभुज कैसा है? ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो आपको बतानी है कि इसकी परिमाप कितनी होगी। जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं। देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब हम लोग कैसे देखेंगे इसको? देखिए हम क्या करेंगे, एक बच्चा यहाँ बैठाएंगे और उसको बोलेंगे कि इसके चारों तरफ घूमो। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा? 6 सेंटीमीटर। जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा? 6 सेंटीमीटर। जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा? 6 सेंटीमीटर। तो कुल कितना हुआ? कुल होगा 18 सेंटीमीटर। यानी इसकी परिमाप कितनी होगी? इसकी परिमाप होगी 18 सेंटीमीटर। आगे समझ में? 18 सेंटीमीटर, है ना? चलिए ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज जिसकी परिमाप होती है 3 गुने भुजा। ये हमारी क्या थी? भुजा 3a, है ना? चलिए इसी प्रकार क्या करते हैं, एक दूसरा त्रिभुज का प्रकार देखते हैं जो कि है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो सारे बच्चे बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है? जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उससे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो त्रिभुज है ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको मानते हैं बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका परिमाप कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे इसका परिमाप कितना होगा। इसका परिमाप कितना होगा, अगर ये दोनों ए है और ये बी है तो इसका परिमाप कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या देखिए, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, बोलेंगे इसके चारों तरफ घूमो तो क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा, ए मापेगा। फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा, ए मापेगा। फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा, बी मापेगा। इस प्रकार जो है ए प्लस ए कितना होगा, 2a होगा, प्लस बी होगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, कितना होगा, 2a प्लस बी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र का परिमाप 2a प्लस बी होता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो नीचे आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, आपको इसका परिमाप बतानी है, कितना परिमाप होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। नीचे आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, आपको इसका परिमाप बतानी है, कितना परिमाप होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, बोलेंगे इसके चारों तरफ घूमो तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ जब आएगा कितना मापेगा, 10 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल कितनी परिमाप हो गई, कुल परिमाप हो गई 25 सेंटीमीटर। कितनी परिमाप हुई, 25 सेंटीमीटर। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है, 2a प्लस बी होती है। आगे सारे बच्चों समझ में। चलिए, इसी प्रकार एक और प्रकार देख लेते हैं, जल्दी बताएंगे वो कौन सा प्रकार होगा, वो प्रकार होगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा प्रकार होगा, विषमबाहु त्रिभुज। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि विषमबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज जो होता है कैसा त्रिभुज होता है। सारे बताएंगे, ऐसा त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा जो है बराबर नहीं होती है। कहने मतलब अगर ये ए है तो ये दूसरी भुजा गई और ये तीसरी भुजा दूसरी होगी, है ना। मतलब कि कोई भी भुजा इसकी बराबर नहीं होती है और कोई भी एंगल जो है इक्वल नहीं होता है। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को पता है कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, है ना। चलिए, अगर आपको यहाँ तक पता है तो बताइए इसकी परिमाप कितनी होगी, बताइए इसकी परिमाप कितनी होगी, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी परिमाप कितनी होगी, चलिए नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे एक बच्चा रखते हैं, बोलते हैं यहाँ से यहाँ जाओ, कितना मापेगा, ये मापेगा ए, और यहाँ से यहाँ जब आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा बी, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा ये मापेगा सी। इस प्रकार इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई, ए प्लस बी प्लस सी। आगे सर बच्चे समझ में। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ पे जल्दी से बताना आप सभी को, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 21 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए इसका परिमाप कितना होगा, जल्दी से बताइए इसका परिमाप कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इस विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, इस विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, ध्यान से करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए, यहां से यहां तक कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, 21 सेंटीमीटर। जब वो यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, वो मापेगा, यहां जाएगा कितना मापेगा, वो मापेगा 42 सेंटीमीटर। तो कुल कितना मापेगा, चलिए जोड़ लेते हैं, 2 1 3 4 2 6 1 7 73 सेंटीमीटर। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए, तो इन तीनों, जैसे कौन कौन सा त्रिभुज का प्रकार बताया मैंने, पहले बताया मैंने आपको समबाहु त्रिभुज जिनकी परिमाप होती है 3a। फिर मैंने बताया आपको समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी परिमाप होती है 2a प्लस बी। फिर मैंने आपको बताया
विषमबाहु त्रिभुज जिनकी परिमाप होती है a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो इन तीनों को मैंने क्या किया है, एक ही साथ लिख रखा है। इन तीनों को मैंने क्या किया है, एक ही साथ लिख रखा है। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 2a प्लस बी। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी। सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। सारे बच्चे इस पेज का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर सारे बच्चों ने यहां तक समझ लिया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। कितना मिनट का वक्त है, आसानी से सरलता पूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, चलिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इसका उत्तर गलत किया है, सारे बच्चों ने इसका उत्तर सही किया है। जल्दी करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने से पहले, इसको हल करने से पहले सारे बच्चे बताएंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। सारे बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो किस प्रकार त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं जो है अलग अलग है। यानी ये जो है, ये है आपका विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप निकालने का सबसे सरल तरीका मैंने बताया है, एक बच्चा को रखिए, उनको बोलिए कि इस आकृति के चारों तरफ इसकी परिक्रमा करे। तो क्या होगा, यह यहां से यहां आएगा, कितना मापेगा, 90 मीटर। अब यहां से यहां आएगा, कितना मापेगा, 40 मीटर। अब यहां से यहां आएगा, कितना मापेगा, 70 मीटर। तो इस प्रकार कितना मापेगा, चलिए जोड़ते हैं, तो ये आएगा 200 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। कोई नहीं, कोई नहीं, अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं तो उसमें आपको चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं, तो वहां पे आप अपना आंसर दे सकते हैं, वहां पे आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आए सर बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करें। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आसानी से इसे सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, मैं तब तक एक बार हिंट देता हूं, आपको ध्यान देंगे। कोई त्रिभुज, इसलिए क्या है, आपका एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 22 सेंटीमीटर है, और तीनों का परिमाप मतलब तीनों भुजा को जोड़ने पे कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर। तो आपको y का मान ज्ञात करना है। चलिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है, चलिए 1.5 मिनट का वक्त हो गया। आपको कहां उत्तर देना है, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देनी है। आपको कहां देंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 1 मिनट, फिफ्टी सेकेंड। अभी तक बहुत बच्चे इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिए हैं, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे।
लेकिन जितने भी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दिए सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए हम लोग अब उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, हमें पता है कि परिमाप क्या होती है। परिमाप होती है आपकी, परिमाप होती है आपकी, क्या होगी, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, बोलेंगे चारों तरफ घूमो, तो ये यहाँ से जब यहाँ आएगा तो बोलेंगे कितना मापेगा, ये मापेगा 6 सेंटीमीटर। जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, वो मापेगा 7 सेंटीमीटर। जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा y सेंटीमीटर। इस प्रकार परिमाप कितनी हुई, परिमाप हुई 17 सेंटीमीटर। दिया हुआ है क्वेश्चन में परिमाप कितना दिया, 17 सेंटीमीटर, बराबर हो गया 7 6 13 सेंटीमीटर प्लस y सेंटीमीटर। यानी y का कौन सा ऐसा मान रखें कि जिसको 13 में जोड़ने पे कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो कौन सा मान होगा, y का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कौन सा मान होगा, y का मान होगा 4 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चे समझ में। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे जो है आज का होमवर्क नहीं बनाए थे, तो आज की होमवर्क भी आपको जो मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था वही होमवर्क है। प्रश्नवाली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। प्रश्नवाली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है, यही आज का भी होमवर्क है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास में इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। आज का भी आपका होमवर्क यही है, प्रश्नवाली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। ठीक है, आज के भी होमवर्क क्या है, हमारे 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में, अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है, वो बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। पुष्पेंद्र राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है